सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 आर्ट्स में 9वें नंबर का काव्य चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके कवि है त्रिलोचन जी। विद्यार्थी मित्रों, एक कविता है। सबसे पहले हम त्रिलोचन जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन का जन्म कटधरा चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने हिंदी उर्दू कोश का भी संपादन किया है। यानी इस तरह से जो त्रिलोचन जी थे, उन्होंने जो हिंदी और उर्दू दोनों का जो कोश थे, उन दोनों भाषाओं के कोश का संपादन किया है। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र है। यानी जो अनपढ़ लड़कियां हैं, सामान्य गाँव के अंदर में अनपढ़ लड़कियां दिखाई पड़ती है और उनके जीवन व्यवहार की बातें यहाँ पर उन्होंने की है। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उससे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। नहीं, जो चंपा है, तो यहाँ का एक पात्र है चंपा, जो कि बहुत ही छोटी और नटखट लड़की है। जो कवि है वो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। चंपा के माध्यम से कवि ने गाँव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का यहाँ पर निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए परदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। अर्थात यानी कि जीवन निर्वाह चलाने के लिए जो स्त्रियां हैं, उनके पति गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पत्र व्यवहार नहीं कर पाते, उनसे वहाँ पत्र व्यवहार नहीं कर पाते, नहीं पत्र लिख पाते हैं और न ही उनकी जो चिट्ठी आती है उन्हें वहाँ पढ़ पाते हैं। ये कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का यहाँ एक प्रतीक है। तो देखिए छात्र मित्रों, ये कविता को समझने की कोशिश करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। जो चंपा है वह काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी वह अक्षर नहीं लिखती, कुछ लिखना वह जानती नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो वह चंपा आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उससे बड़ा अचरज होता है। जब कवि पढ़ाते हैं उस समय चंपा आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप वह सुना करती है। जो कवि पढ़ा रहे हैं उस बात को सुना करती है, और जो कवि की पढ़ाने की जो चेष्टा है, इस बात से उसे बहुत ही अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। उसे सवाल आता है कि जो कवि पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाते समय जो स्वर निकल रहे हैं जो कि काले कलर के हैं, इन काले जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों से स्वर कैसे निकला करते हैं, इस बात का चंपा को अचरज होता है। चंपा सुंदर की लड़की है। जो सुंदर यानी कि चंपा के जो पिता है उनका नाम है सुंदर। वह सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। जो सुंदर है वह क्या है, ग्वाला है, यानी उसके पास में गाय और भैंसें रहती है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। जो सुंदर है वो ग्वाला है, इसी वजह से उसके पास में गाय और भैंसें हैं, और गाय और भैंसें होने की वजह से जो सुंदर की लड़की है चंपा, वो चौपाइयों को लेकर यानी चार पैरों वाले जो पशु यानी गाय और भैंसों को लेकर वहाँ कहाँ जाती है, चरवाने के लिए जाती है। चंपा बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वह चंचल और बहुत ही नटखट भी है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम छिपा देती है, यानी कुछ ना कुछ वह करती रहती है, क्योंकि वह शरारती उद्यम यानी नटखटी और शरारती लड़की होने की वजह से वह
कवि को परेशान करती है। वो कभी कभी क्या छिपा देती है, जब कवि पढ़ाते हैं तो उस समय वो कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। यानी जो कवि पढ़ा रहे हैं, कवि पढ़ाते हैं, उसी समय चंपा आ जाती है और जो कवि की कलम होती है उसे छिपा देती है। जैसे तैसे कर कर जो कवि हैं वह कलम को तो ढूंढ कर लेकर आते हैं, लेकिन वह जैसी कलम को ढूंढ कर आते हैं वह अपनी जगह से कागज़ जो होते हैं वो कागज़ को गायब हुआ पाते हैं। यानी इसी तरह से जो चंपा है वो कवि को परेशान करती है, कभी कलम छिपा देती है तो कभी कागज़ छिपा देती है। चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। तो चंपा है वो कवि से सवाल करते हुए कहती है कि जो पूरे दिन है तुम क्या करते हो, कागज़ को गोदा ही करते, यानी कागज़ के ऊपर लिखाई करते हो, बस यही काम है तुम्हारा, और कोई काम करते नहीं हो आप। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। जो चंपा है वह कवि से सवाल करती हुई कहती है कि पूरे दिन बस आप कागज़ गोदा ही करते हैं, कागज़ के ऊपर ही लिखाई करते हो, बस ये काम क्या बहुत अच्छा है? ऐसा लगता है आपको कि यह काम बहुत ही अच्छा है? फिर चंपा यह सुनकर जो कवि है वह हंस देते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है, यानी जैसे ही कवि हंसते हैं चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम आएगा। यानी उस दिन, यानी एक दिन जो चंपा है वह आ जाती है और आने के बाद में कवि उससे कहते हैं कि चंपा तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ाई कर लो, हारे दिन काम आएगा। यानी यहाँ कभी ना कभी तुम्हारे तो काम आएगा, हारे गाड़े काम सरेगा, यानी ये जो पढ़ाई है कभी ना कभी तुम्हें काम लगेगी, चंपा तुम भी पढ़ लो। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। कवि उसे समझाते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने कहा है कि सब जनों ने क्या लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन चंपा कवि को कहते हुए कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा प्रत्युत्तर में कवि से कहती है कि तुम ही कहा करते थे कि जो गांधी जी है वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, फिर वह कहाँ पढ़ने लिखने की बात करेंगे। ना भाई, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यानी इस तरह से कभी उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, गांधी जी का उदाहरण भी देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। यानी चंपा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि चंपा जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है, पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा कार्य है। जब तुम्हारा ब्याह होगा, यानी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम कहाँ जाओगी, गौने जाओगी। जब तुम अपने ससुराल, यानी विवाह के पश्चात जो लड़की है उसकी जब दूसरी विदाई की जाती है उसे गौना कहा जाता है। यानी दूसरी विदाई के बाद में तुम अपने ससुराल चली जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। उस समय कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, इन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ससुराल चली जाओगी और कुछ दिन तक तुम्हारे साथ में अपना बालम यानी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वह कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। बड़े दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। यानी यहाँ पर कभी उसे जो पढ़ने की बात है उसे समझाते हैं, पढ़ने का जो महत्व है, पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा है, इसका महत्व समझाते हुए कहते हैं कि चंपा जब तुम्हारी शादी हो जाओगी तुम अपने ससुराल चली जाओगी और कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चले जाएगा, तो फिर वह जो पत्र लिखेगा तो उसका संदेशा तुम कैसे लिख पाओगी, उसका प्रत्युत्तर तुम कैसे दोगी, पत्र कैसे पढ़ोगी। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तब चंपा कवि से कहती है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा फिर से कवि से कहती है कि तुम तो झूठे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो फिर भी तुम बहुत ही झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। पहले तो कहती है कि आप तो पढ़ लिख कर बहुत ही झूठे हो, मैं तो ब्याह नहीं करूँगी और छोड़ो, अगर ब्याह मेरा हो भी गया तो मैं बालम को अपने साथ ही रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अगर मेरा ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम यानी अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, मैं कलकत्ता उसे
उन्हें कभी नहीं भेजूंगी। कलकत्ता पर क्या गिरे? वज्र, यानी कि वज्र गिरे। यानी इस तरह से यहाँ पर जो चंपा है वह अनपढ़ है, और अनपढ़ होने की वजह से वो पढ़ाई के महत्व को समझती नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत अच्छा है, इस बात को समझती नहीं है, लेकिन कभी उसे पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि पढ़ना लिखना अच्छा है, गांधी जी ने कहा है। लेकिन जो चंपा है वह मानती नहीं है। फिर उन्हें उदाहरण भी दिया जाता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम जब अपने ससुराल चले जाओगी, कुछ दिन तुम्हारे पति आपके साथ में रहेंगे और फिर कलकत्ता चले जाएंगे। यानी कि अगर कलकत्ता चले जाएंगे तो तुम उनका संदेशा किस तरह से पढ़ पाओगी, तो उसका उत्तर प्रत्युत्तर किस तरह से दे पाओगे। इसलिए चंपा पढ़ लिखना अच्छा है। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य के अंदर जो पढ़ना है उसके ऊपर ज़्यादा, यानी शिक्षा प्रणाली पर भार दिया है। शिक्षा प्राप्त करना अच्छी बात है। जो स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा के बारे में यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। बस यही बात इस काव्य में बताई गई है। धन्यवाद।